Hello dear students, I am PR Chaudhary, mathematics teacher. Today I am going to start class 10th NCERT revision. इसमें क्या होगा, हम लोग सिर्फ NCERT को वन शॉट के अंदर एक चैप्टर पूरा करेंगे। जैसे मान लो मुझे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पूरा करना है, तो मैं उसको लगभग 1 से 1.5 आवर्स में पूरा कर लूंगा। उसमें NCERT आपका पूरा कवर होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाह रहा है, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। और उसमें हम फर्स्ट फर्स्ट पूरा एनसीईआरटी लगभग 15 से 20 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, व्हाट इज द रियल नंबर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रियल नंबर का क्या मतलब है। कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं यूनिकली नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, अप टू इंफिनिटी तक इधर नंबर आते हैं। इधर -2, -1, -2 एंड अप टू माइनस इंफिनिटी तक। अब इस नंबर लाइन पे जिस नंबर को मैं प्लॉट कर सकता हूँ, कोई भी नंबर मैंने रैंडमली लिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया, तो ये कुछ भी अगर एनी नंबर है, तो इस नंबर को मैं बोलूंगा रियल, क्योंकि ये एक यूनिक पॉइंट पे नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। सिंपल सा ये मतलब। अब कुछ बच्चों को फिर देखो, जैसे मान लो ये इंटीजर टाइप, तो हम लोग सब नंबर लाइन पे प्लॉट करते ही आए हैं, इंटीजर कर देते हैं। फ्रैक्शन भी हम लोग 8th 9th से ही करते हैं, 1/2, 2/3। फिर हमने क्लास 9th में इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे पढ़ना शुरू किया। यार कोई √2 है, √5 है, या फिर रेक्यूरिंग वाले 1.3333 बार, ये सब नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द रियल नंबर। तो इसका मतलब रियल नंबर के अंदर कौन नंबर आए, बाकी सारे नंबर्स रियल नंबर में ही आ गए। ठीक है, जितने भी अनदर नंबर्स है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा बेटा कि ये मान लो मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 2 से स्टार्ट होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक लिख दिया वॉल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं। ये भी किसके अंदर आए, ये भी इंटीजर में आए। अब इंटीजर के ऊपर एक आता है रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर जो हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बोल दिया इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल दोनों जो आते हैं वो रियल नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो ये दोनों नंबर्स आएंगे, रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो सिंपल सा मतलब हमने पहले रियल नंबर को समझा। रियल नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे यूनिक पॉइंट पे प्लेस कर देता हूं, तो वो मेरा रियल नंबर। अब रियल नंबर में एक और चीज कि जैसे अगर मैंने बोला रैशनल और इरेशनल, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी सब तो 9th में पढ़ा हुआ है, जस्ट फॉर पर्पज ऑफ रिवीजन। तो एक होता है बेटा रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, और दोनों ही रियल के पार्ट। रैशनल का मतलब होता है जिस नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और वहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों मेरे इंटीजर होने चाहिए, दैट इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे कोई भी मैंने दो नंबर लिया p और q, अगर मैंने बोला इसका एचसीएफ 1 है, तो ये कैसे नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। सिंपल सा लॉजिक। तो रैशनल नंबर जिन नंबर को p/q में लिख दिया, p और q इंटीजर होने चाहिए और q नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 1/3, 0, -1, 2, ऑल दीज आर द रैशनल नंबर। जीरो कैसे हैं, 0 1/0/1 लिखूं या 0 एक ही बात है। इसको -1/1 लिखूं, एक ही बात है, p/q फॉर्म आया, इसको 2/1 लिख दिया। तो फिर मैंने बोला 0.3 भी मेरा रैशनल नंबर है। तो बच्चा बोलेगा वो कैसे, अरे भाई इसको फ्रैक्शन में 3/10 लिख सकते हैं ना। तो 3/10 लिखोगे तो p/q आ गया, p एंड q दोनों इंटीजर। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई 0.7 बार, तो मैं बोलूंगा ये भी रैशनल है, क्योंकि बार वाले को भी तो 9th में p/q की फॉर्म में लिखते थे। तो ये मेरा 7/9 आ गया, दैट इज ऑल्सो p/q फॉर्म। तो जिस नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हो, pq इंटीजर है, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं।
और रैशनल नंबर को जनरली हम क्यू से डिनोट किया। अच्छा, अब कोई बच्चे का बोलेगा तो सर मैं √7 को भी तो रैशनल नंबर बोल सकता हूँ क्या? उसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √7/1। क्या ये रैशनल है? तो ये रैशनल नहीं है। क्यों? √7 इंटीजर नहीं है। रैशनल के लिए दोनों इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू। तो कंप्लीट डेफिनेशन ये होती है। बहुत बच्चे ये बोलते हैं पी क्यू p/q में लिख लो और q नॉन जीरो होना चाहिए, वही रैशनल है। नहीं, p और q मस्ट बी इंटीजर। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर की। जिन नंबर्स को बेटा हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म, और बस q तो नॉन जीरो होना ही होना चाहिए और pq इंटीजर। अच्छा, p और q बाकी सब सेम डेफिनेशन है, पर फर्क क्या है, इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने एक नंबर लिखा √3, √3 को आप कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका, अब मान लो कोई बच्चा बोलेगा इसका वैल्यू निकालोगे तो √3 का वैल्यू 1.73 सो ऑन ऐसा आता रहेगा, और डिवाइड में भी कुछ करोगे तो ये कभी p/q की फॉर्म बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए √3 इज माई इरेशनल। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे वो सब इरेशनल नंबर है। या फिर मैं बोलूं पाई, मेरा पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का वैल्यू, बहुत बच्चे बोलते हैं 22/7 होता नहीं भाई, तो वो क्या है, वो तो मेरा अप्रोक्स वैल्यू है। मतलब 22/7 तो हम मान लेते हैं, क्यों? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में देखना, रेडियस वाले में रेडियस 7 के मल्टीपल में दे देते हैं, फटाक काट के कर लेते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। तो वैसा नहीं करेंगे। चलो, ये आई होप सबको बड़ा सिंपल सा रियल नंबर क्या है, जिनको यूनिकली नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो वो रियल नंबर हो गया। इसके बाद हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, पहले ऐसे समझिए बेटा। अगर मैं किसी भी नंबर को ऐसे प्लॉट कर लूं यूनिकली, मतलब मैंने एक नंबर, चलो मैंने 7 को 3 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड प्लस का रिमाइंडर, 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। क्या ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं? फिर मैंने एक और डिवाइड किया, मैंने मान लो 13 को डिवाइड किया 3 से, तो कितनी बार गया, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो मैंने इस 13 को कैसे लिखा, 3 इंटू 4 प्लस 1। अब हम क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला जो 7 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 2 और ये 3, ये 1 जो पीछे बचता इसको तो हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये 3 है, ये मेरा डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करने वाले होते हैं। ये जो 2 आता है जो आंसर, उसको हम क्वोशेंट बोलते हैं, और इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने डिविडेंड को अगर इस फॉर्म में लिख दिया कि डिवाइड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, और ये जो 1 होता है ये मेरा रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर होता है ना हमेशा वो इस डिवाइजर से छोटा, ये सभी बच्चे जानते हैं कि जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल टू भी नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अच्छा, और रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा, और हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन्होंने, यूक्लिड्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लो ए और बी दो इंटीजर दिए, ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर मैं ए के अंदर बी से डिवाइड कर, ए को बी से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशेंट क्यू आया, क्वोशेंट क्यू आया और रिमाइंडर आर आया।
रिमाइंडर आर आया। मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर बी से डिवाइड कर रहा हूं ए को। बी और ए दोनों गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी क्यू, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। क्यू और आर जो आया क्वेश्चन और रिमाइंडर, वो एक यूनिक होगा। तो अगर यूनिक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू एंड प्लस मेरा रिमाइंडर। क्या लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और क्या होगा, जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा। तो मेरा रिमाइंडर है वो बी से छोटा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा का मतलब क्या होता है, यूक्लिड्स तो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से बना। डिवीजन मतलब इन्होंने जो रूल दिया वो डिवीजन के लिए दिया। लेमा मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूफ नहीं करना होता, उसका प्रूफ गिवन होता, उसका प्रूफ पता होता है, ठीक है। इसका यूज करके हम दूसरे चीज प्रूफ करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा सच है, नो नीड टू प्रूफ। जो थ्योरम होती है उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा। तो दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन। एल्गोरिथम, ये इसकी एक सीरीज है। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज एंड वेल डिफाइंड टू प्रोसेस सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो लेमा को यूज किया, लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब इनका क्या मतलब है, इसमें कुछ चीजें तो हम एचसीएफ निकालने के लिए भी यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, और मैं समझाता हूं इस चीज को आपको। अगर कोई भी नंबर, मैंने बेटा एक नंबर लिखा n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं, n कैसा नंबर है, ये मान लेता हूं मैं m मेरा एक कोई भी इंटीजर है। ये मैं उल्टा ई लिख रहा हूं ना, इसका मतलब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब मैंने जो n लिखा है 2m प्लस 1, इसका मतलब है कि एक ऐसा n नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए। कैसे पढ़ेंगे, ये नंबर when which be divided by 2 remainder will be 1। तो ये n कैसा नंबर है कि भाई जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता हो। तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या होता है, पढ़ते थे ना बचपन में कि जिसमें 2 का भाग देते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो ऐसे तो ऑड नंबर होते हैं। जैसे नंबर होते हैं ऑड नंबर। अब मैंने एक n लिखा 2m टाइम्स, तो 2m टाइम्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस में तो कुछ है ही नहीं, तो ये नंबर है ना, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, मीन्स 2 से पूरा भाग जा रहा है, फिर तो कैसा नंबर होगा, दिस इज माई इवन नंबर, दिस इज माई इवन नंबर, ये मेरा इवन नंबर है। m मैंने कोई भी इंटीजर, इवन का मतलब जिसमें 2 से डिविजिबल हो, ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं। अब मैंने एक और नंबर लिखा, मैंने ऐसे लिखा फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा p, दैट इज 3q प्लस 1। अब इस p का मतलब क्या हुआ कि p कैसा नंबर है, तो p को हमें किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। ये 3 मेरा डिवाइजर, और ये मेरा 1 क्या बच रहा, 1 रिमाइंडर बच रहा। तो इस नंबर को पढ़ने का तरीका कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। इस नंबर को पढ़ने का तरीका 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। q को अलग अलग वैल्यू ले लो। q का वैल्यू मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिया। अगर मैं q को 1 लूंगा तो p कितना आएगा, 3 इंटू 1 प्लस ये 4 आएगा। अगर मैं q को 2 लूंगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 ये 7 आ गया। अगर मैं q को 3 लूं, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10। अगर मैं p को 4 लूं तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हुआ बेटा, 13 ही आया।
अब ऐसे ऐसे जो भी नंबर आए, चलो आप 3 से डिवाइड करके देखो। अगर पहले 4 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा, 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, 10 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, 13 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब p कैसा नंबर है, मैंने सही पढ़ा था कि 3 से डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर 1 आएगा, दिस इज p। ओके, अब इसमें देखो बच्चों, कुछ चीजें और क्या समझने वाली है। अब मैंने कोई ऐसा नंबर लिख लिया, मैंने बोला कि मेरे पास एक n नंबर है, दैट इज 7m प्लस 2। अब बच्चों आप लोग बताओ ये कैसा नंबर है। अगर मैं बोलूं इसको कैसे पढ़ेंगे कि इस नंबर को तो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 2 आना चाहिए। करके देखें, चलो m को आप रख लो 1 2 3 4, जो भी नेचुरल नंबर रख लो। तो मेरा n क्या आएगा, अगर 1 रखूंगा तो 7 प्लस 2 9, अगर 2 रखूंगा तो 7 2 जा 14 प्लस 2, फिर मेरा 16 आया। अगर 3 रखूं तो 7 3 जा 21 प्लस 2 24 आएगा। बात कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। हाँ, 4 रखो तो 4 रखने पे 7 4 जा 28 प्लस 2, ये आ गया 30। 7 से डिवाइड करो, पहले नंबर को 7 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 3 जा 21, ये 3 रखने पे 21, तो ये 23 आएगा ना, ये 23 आएगा, ठीक है। तो 7 का यहाँ डिवाइड करोगे 21, रिमाइंडर फिर 2 बचेगा। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचना चाहिए, फिर भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर केस में रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो मैंने सही पढ़ा कि ये वाला नंबर तो वही होता है ना जिनको 7 से डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर 2 आ रहा। दिस इज करेक्ट। अच्छा, इसके अब ये तो मैंने आपको पढ़ने का। अब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ हो, मैंने एक नंबर ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा बेटा, मैंने नंबर लिखा 4m माइनस 1। इस नंबर का क्या मतलब हुआ, दैट इज इक्वल टू p, कि रिमाइंडर -1 बचना चाहिए, तो -1 तो रिमाइंडर होता नहीं, रिमाइंडर तो प्लस में लेते हैं। फिर क्या गड़बड़ हुआ, तब ऐसे कर लो बच्चों, यार ये -1 है ना, इसको हटाना है, और ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, है ना, 4 को ऐड कर लेते। तो मैंने क्या किया, इस 4m में 4 माइनस किया और 4 प्लस किया, बाकी एज इट इज रहने दिया। अब जो चीज मैंने की है ना, ये वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब तो 0 ऐड किया है, क्योंकि -4 किया तो +4 भी कर दिया है। अब इस वाले दोनों टर्म को क्लब करो, तो क्लब करने से 4 कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा m-1, और यहाँ 4 - 1 कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, और ये नंबर मेरा p आ गया, ये नंबर मेरा p आ गया। अब m-1 को मैं कुछ भी नंबर q मान लेता हूँ, तो अब ये नंबर कैसा बना, 4q + 3। तो इसका मतलब अब कैसे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए। चलो करके देखें। अगर मैं m को अलग अलग वैल्यू रखूं, m को 1 रखो, m को 2 रखो, आप लोग पुट करते जाओ, ठीक है, m का अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगर मैं m को 1 रख लेता हूँ, तो m को 1 रखने से क्या आएगा, 4 - 1 दैट इज 3, p3 आएगा। ऐसे ही मैं m को 2 ले लूं बेटा, तो m को 2 लेने से 4 2 जा 8 - 1 दैट इज 7, तो p7।
3 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर तो 3 ही बचेगा। 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर तो 3 ही बचेगा। तो इसका मतलब ऐसे हर केस में मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बेटा ये चीजें समझ आ गई होगी आपको। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो बोलो। एक मिनट, कुछ हो गया? क्या हो गया? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। पेज लोड नहीं हुआ, रुको बेटा। दोबारा 3 स्क्रीन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ बेटा, तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया। उसके बाद ये एचसीएफ वाले क्वेश्चंस करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके। नाउ आई मूव नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है ये देखो, 1.1 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, 1.1 को डिस्कस करते हैं। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक पार्ट बताऊंगा, बाकी वाले पार्ट आपको खुद से करना है। ये 1 का पहला पार्ट मैं बताऊंगा, बाकी बच्चों आप खुद से ट्राई करना। जो नहीं हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल लेना, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, या मेरे मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। अब बच्चों हमने एचसीएफ के दो मेथड पढ़े होंगे। पहला मेथड तो हमारा होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सभी बच्चों को आई होप आता होगा, नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ कि 135 लो और इसके प्राइम फैक्टर लिख लो। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे 135 के? 3 1 4 5। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 4 3 जा 12, 45। ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 50। 5 एंड 5 1 जा 5। ये 135 के फैक्टर आए। तो 135 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हुआ? 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई विद 5। फिर दूसरा नंबर कौन सा है? 225। जरा उसके भी प्राइम फैक्टर लिख लो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 225 के प्राइम फैक्टर। तो 2 2 4 5 9, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 7 3 जा 21, 5। फिर 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। फिर 5 से जाएगा 5 5। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? 225 के, तो वो हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों में देखना है, जो मैंने नंबर लिखे ना कौन कौन से, अभी इन दोनों में मुझे कॉमन पार्ट देखना है। एक तो इसमें और एक इसमें, जो मैंने येलो हाईलाइटेड रीजन किया है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है। तो कॉमन पोर्शन कैसे निकालेंगे? 3 का इसमें कितना पावर? 2, इसमें 3, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कॉमन। 5 का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 का पावर 1 कॉमन है। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 45 इज माई आंसर। ये कौन सा मेथड हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर उन्होंने मुझे ऐसे नहीं पूछा, मुझे तो बोला गया है कौन सा मेथड यूज करना है, मुझे मेथड यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये मेथड क्या कहता है? ये भी सिंपल है। सबसे पहले एक काम करो,
225 को जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो, 135 से डिवाइड करो। तो 225 में 135 कितने से कटेगा? 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो दैट इज 135। पीछे रिमाइंडर देखो, 0, यहाँ 12 माइनस 3 9, ये आ गया 9। ठीक है, अब जो ये बचा ना, इसको वापस इससे डिवाइड करना, तो 90 का किससे? ये 135 इधर ले आओ। अब 90 को 135 से किया, कितनी बार जाएगा? ये भी 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी 1 टाइम जाएगा, दैट इज द 90। कितना बचा? 45। अब 45 को फिर मैंने 90 से, ये 90 है ना ये वाला, ये फिर यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ 135 माइनस किया तो 90, इसको डिवाइड किया, अब इससे डिवाइड किया, तो 45 2 जा 90, तो किससे बराबर डिवाइड हो गया? तो जिससे बराबर डिवाइड हो गया दैट इज 45, दैट इज 45। तो 45 हमारा बेटा ये मेरा आ जाएगा रिक्वायर्ड HCF, ये 45 ही मेरा HCF, दिस 45 इज। तो अब ये चीज आई होप समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा। अब इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख दो, वही यूक्लिड्स डिवीजन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, देखो मजा आ जाएगा। ये 225 है, इसको लिखने का अभी मैंने तरीका बताया था ना, एक कौन सा तरीका बताया कि 225 को दिस इंटू दिस, तो मैंने लिखा 1 इंटू 135 एंड प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया? यहाँ पे 90 आया, ऐसे लिख लिया। फिर दोबारा मैंने ये 135 को यहाँ पे लाया, और 135 इज इक्वल टू क्या आया? इसको इस फॉर्म में पहले ही 135 इंटू 1, कोई बात नहीं, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब 135 को इधर लाया और यहाँ 90 रहेगा, तो यहाँ 90 इंटू कितना आया? 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 45। फिर मैंने ये स्टेप आया, यहाँ 90 इज इक्वल टू ये आया 45 इंटू 2 एंड रिमाइंडर 0 आया। जहां रिमाइंडर 0 होगा वहां पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, तो वहां स्टॉप हो जाएंगे। तो अब देखेंगे क्या, अब मेरा आंसर क्या आया कि 45 पे ये कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आ गया, तो 45 इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां से मेरे पास HCF आया 45। तो बच्चों ये वाले कैसे करना है, तो अब ये वाला सेकेंड और थर्ड आप लोग ट्राई करना, नहीं हो तो बताना। सेम इसी तरीके से डिवाइड करते जाना, हो जाएगा। जो छोटा नंबर है उसको पहले लेना, जैसे यहाँ 255 को इससे डिवाइड करना, मतलब आपको क्या करना है? 867 को 255 से डिवाइड करते जाना, जहां स्टॉप रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पे रुक जाना, वहां रुक जाओगे तो यू विल गेट द आंसर। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट वाला। इसमें किसी को कुछ देखना, नोट करना, कर लो। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब मैं आता हूं सेकेंड क्वेश्चन में, क्या पूछा है बेटा? सेकेंड में मुझे पूछा गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन दिस फॉर्म। अच्छा, तो जो भी इंटीजर इस फॉर्म में प्रूफ करना होता है, यू हैव नीड ऑलवेज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब सेकंड का कंप्लीट मेथड क्या है सॉल्व करने का? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या बोलेंगे कि किसी भी जनरल नंबर को मैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले सकता हूं, जहां पे मेरा r b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। b यहाँ पे डिवाइजर होता है। तो अब यहाँ पे डिवाइजर ये 6 टाइप पूछ रहा है, तो नाउ आई विल पुट लेट b इज 6। अब हमें b 6 मान लेना है। चलो भाई b 6 ले लिया। अब b 6 लेने के a क्या क्या आ रहा
वो सब ले लो ना। बी 6 लेने से तो चलो पहले देखते हैं आर क्या आना चाहिए। तो आर तो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो आर आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं आ सकता। तो अब ए क्या हो सकता है? ए होगा 6q प्लस आर 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। दिस इज द पॉसिबल ए। अब ये सारे 6 नंबर आए हैं जो मेरे पास, ऑल 6 नंबर्स, ये सब एक है। उसने पूछा है ऑड इंटीजर। अच्छा, इवन क्या होता है जिसमें 2 कॉमन आ जाता है? तो जरा देखिए, ये 0 का मतलब तो 6q ही है। इसमें से 2 कॉमन लेके 2 इंटू 3q 6q हो गया। इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 3q प्लस 1। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3q और यहाँ बच गया 1। और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 3q प्लस 2। इसका मतलब कि यार इसमें से 2 कॉमन आ रहा, इसमें से 2 कॉमन आ रहा, इसमें से 2 कॉमन आ रहा। जिस जिस में से 2 कॉमन आ गया वो सारे नंबर तो कैसे हुए? और इवन। वो सारे नंबर कैसे हुए? इवन। तो अब बाकी जो बचे हैं दैट इज द ऑड नंबर। तो जल्दी से मार्क कर लो भाई, ऑड नंबर कौन कौन से हुए। एक तो ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। दीज आर द ऑड नंबर। तो फटाफट से मैंने नोट कर लिया कि यार मेरे पास ऑड नंबर एक तो 6q प्लस 1 है, एक 6q प्लस 3 है और एक 6q प्लस 5 है। These are the 3 odd numbers. Q is any integer. और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी तो है। बहुत सिंपल, बस इतना सा करना है, मजा आ जाएगा। कुछ भी मत करो। ये थर्ड वाले में क्या है? ए आर्मी कंटेन 616 members in a match behind army band of 32 members in a parade. The two groups of march of the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अच्छा, एक आर्मी, उसके अंदर टोटल 616 मेंबर्स है और उसमें 22 मेंबर्स है इन ए पैरेड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, एचसीएफ का कांसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, कर लोगे बच्चे लोग, नहीं होता तो बोलो। फोर्थ आते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज दिस फॉर्म। अच्छा, अब स्क्वायर को इस फॉर्म में करना है तो यार नंबर ले लो और स्क्वायर कर लो। तो नंबर क्या लेंगे? नंबर वही फॉर्म में लेना है। अगर बी 3 है तो 3 वाले नंबर लेना है। तो फोर्थ को ध्यान से समझना, बच्चे इनमें बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि हम लोग बी को जो भी इस m का कोफिशिएंट होगा वो ले लेंगे। तो अगर b ये ले लेंगे तो r क्या क्या आएगा? b से छोटा छोटा और 0 या 0, 0, 1 और 2। तो अब a नंबर को क्या लिख सकता हूं? एक तो 3q लिख सकता हूं, या फिर 3q प्लस 1 लिख सकता हूं, या फिर 3q प्लस 2 लिख सकता हूं। ये तो ए पॉसिबल। बट उसने बोला है कि इस नंबर के स्क्वायर का, सो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा ये नंबर है ना तीनों, इसमें सारे इंटीजर्स। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे? अरे आप q को 0 रखोगे तो ये 3 ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। मतलब आप देखना ये सारे इंटीजर ही माना है। उसने बोला ना कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जरा रख के देख लीजिए q को 0। तो पहला आया 0, दूसरा आया 1, फिर आया 2। ये तो q को 0 रखने पे। अगर 1 रखूंगा तो ये आया 3, ये आया 3 प्लस 1 4, ये आया 5। अगर 2 रखूंगा तो ये आया 6, ये 7, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। तो अगर आप b को कुछ भी लेते, मान लो b को 4 ले लो,
तो नंबर कौन कौन सा आएगा, नंबर आएगा 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। इसमें भी सारे इंटीजर्स कंटेन कर रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा सर हमने b को 3 क्यों लिया, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग मैंने b को लिया, और मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे ये 3m प्लस 1 टाइप प्रूफ करना था। दैट्स व्हाई आई कंसीडर दिस। चलो तो अब देखो बेटा, अब मैंने इसका स्क्वायर करना, उसने स्क्वायर बोला तो चलो पहले मैंने 3q का स्क्वायर किया, तो ये तो कितना आया 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और पीछे जो 3q स्क्वायर बचा इसको एनी इंसीडर कोई भी मतलब इंटीजर मान लिया। तो ये पहला नंबर का जो स्क्वायर बना वो मेरा 3m टाइप बना, m कोई इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर है तो इसको मैंने m बोल दिया। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, चलो करो, किसका करेंगे 3q प्लस 1 का। तो इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, बहुत प्यारी आइडेंटिटी है। तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, तो 2 3 जा 6q आएगा एंड प्लस इस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। इस पूरे में से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2q और यहाँ बचेगा 1। ये एक इंटीजर है तो इस इंटीजर को एक नाम दे दो दैट इज m। तो नंबर बना 3m प्लस 1। तो पहले का स्क्वायर 3m आया, दूसरे का स्क्वायर 3m प्लस 1 आया। अब तीसरा और बचा, जरा इसका भी स्क्वायर कर। तीसरा क्या था 3q प्लस 2। बेटा इसका स्क्वायर करते हैं, कौन सा, वही आइडेंटिटी। तो पहला स्क्वायर किया तो ये आ गया मेरा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q एंड 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आया। अब अगर मैं इतने में से कॉमन ले लेता हूं तो पीछे प्लस 4 बच जाएगा, वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो 3m प्लस 1 या 3m टाइप चाहिए। तो मैंने 4 को थोड़ा सा चालाकी से 12q, इसको 3 का मल्टीपल तो 3 प्लस 1 लिख दिया 4। अब इस पूरे नंबर में से तो 3 कॉमन आ रहा है, तो जरा 3 कॉमन लिया तो कितना बचा, दैट इज 3 3 जा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। अब जो यहाँ पे बचा है ना, इस पूरे को मैंने कुछ नया नंबर बोल दिया दैट इज m। तो ये नंबर भी मेरा 3m प्लस 1 टाइप का आ। तो मुझे तो यही दोनों मिल गए ना, या तो 3m मिला या 3m प्लस 1 मिला। ठीक है, तो ये जल्दी से बच्चों नोट कर लो। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। अब फिफ्थ वाले में क्या है, क्यूब करना है किसी नंबर का, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पे तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है, तो फिर बच्चा बोलेगा सर इतना तो बहुत बड़ा होगा, एक 9m लेंगे, मतलब नंबर कैसे कैसे लूंगा 9q, सॉरी 9q प्लस 1, जैसे मैं ऐसे लूंगा 9q प्लस 1 अब 2 लेके 9q प्लस 8 तक, और फिर सबका क्यूब करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो बच्चों क्या किया जाए, एक काम कर लो, क्या क्या 9 के मल्टीपल में एक 3 भी आता, 3 का क्यूब भी क्या होता है 27, उसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो ऐसा बन सकता है। तो है ना, यहाँ पे आप b को 3 ले लो, फिर नंबर कौन कौन से होंगे, फिर नंबर होगा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तीनों का क्यूब करना, एक का इस फॉर्म में आएगा, एक का इस फॉर्म में आएगा, एक का इस फॉर्म में आएगा, और आपका प्रूफ हो जाएगा। करके देख लेना, नहीं हो तो बता। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो अगली क्लास में पूरा कर देंगे हम लोग। थैंक यू बच्चों।